Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gahukar, and welcome to Pawan Gahukar CSCET Special Sessions, Special Success Sessions, जहां पे हम लोग एक किक स्टार्ट देने वाले हैं हमारी पढ़ाई को, और हमने इसके पहले 2 लेक्चर्स कर लिए. बिजनेस एनवायरनमेंट वी वर स्टडिंग, एंड वुड यू लाइक टू गिव मी सम आंसर्स? अगर हम लोग बात करें दुनिया में पूरे पूरे कंट्रीज में सबसे बिजनेस करना आसान अगर है, तो पहला क्वेश्चन, वो कौन से कंट्री में है सबसे इजी तरीके से बिजनेस करना? करेक्ट, न्यूजीलैंड. क्योंकि उनका कौन सा स्कोर ज्यादा है? कौन सा स्कोर? डीटीएफ. बीटीएस नहीं रे, डीटीएफ. डीटीएफ का फुल फॉर्म? डीटीएफ का फुल फॉर्म? परफेक्ट, डिस्टेंस टू फ्रंटियर. ये जो है, ये न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा स्कोर है. इंडिया का क्या स्कोर है, लेटेस्ट स्कोर डीटीएफ का? 71. करेक्ट, 71 है. जो पिछले साल 67.23 था, इस साल 71 है. और इसके चलते इंडिया की 190 इकोनॉमीज में से हमारी रैंकिंग क्या हो गई है? 63. जो पिछले साल थी कितनी? 71. करेक्ट, 77 थी. ठीक है, पिछले साल हमारी रैंक 77 थी, जो इस साल 63rd पे आ चुकी है. ठीक है, ये कितनी कंट्रीज में से आपको रैंकिंग्स मिलती है? कितनी कंट्रीज में से? 190 कंट्रीज में से आपको रैंकिंग मिलती है, और इंडिया का करंट पोजीशन है 63rd. ओके, और ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये वर्ल्ड बैंक करवाती है ये. ठीक है, डीबीआर कहते हैं इसको, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट मिलती है हमें. और इंडिया का रैंक फर्स्ट है कौन से कंट्रीज में? साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया की रैंक फर्स्ट है. परफेक्ट. जब हम लोग डीटीएफ से रिलेटेड पॉइंट्स देते हैं, तो कितने फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं पॉइंट्स देने के लिए, ये स्कोर पाने के लिए? 10. इसमें से कितने एरियाज में इंडिया ने इंप्रूव किया है? 7. और सबसे ज्यादा रैंकिंग की इंप्रूवमेंट कौन से एरिया में है, कौन से इंडिकेटर में है? ये मुश्किल है. द आंसर इज रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी. इसमें 56 रैंक्स जंप की हमने. 2018 की रैंकिंग के हिसाब से 108 थे, और 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से 52 है. ऑलराइट, सो गाइस, आई गेस इतना हमने पढ़ लिया था. चलो, वी मूव अहेड. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय whom? बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म भी आपको पूछ लूंगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ओके, या हर चीज के लिए प्रॉपर मिनिस्ट्री होती है हमारे पास इंडिया में, या हर कंट्री में ऐसी मिनिस्ट्रीज होती है जो उस एरिया को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो चलो देखते हैं. द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, in coordination with what? In coordination with central ministries, departments, state and union territories, has spearheaded various reforms to improve the business regulatory environment in the country. On the lines of annual assessment done by the World Bank for its DBR, doing business report. मैं अगर एग्जामिनर हूं इस चैप्टर में से, ये भी, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लूंगा मैं, डीबीआर का. ठीक है, देन डीपीआईआईटी spearheads a dynamic reform exercise called Business Reforms Action Plan, which ranks all the states and union territories in the country based on the implementation of designated reform parameters. किसी भी कंट्री को पावरफुल बनाना है तो उसके एक एक स्टेट को पावरफुल बनाना पड़ेगा. जैसे अगर हम लोग बात करें कर्नाटका वर्सेस कोई दूसरा स्टेट, मान लेते कर्नाटका वर्सेस असम, कौन सा ज्यादा पावरफुल स्टेट है आपके नॉलेज के हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक? कर्नाटका इज अ मोर पावरफुल स्टेट. तो गाइस, सिर्फ कर्नाटका, सिर्फ महाराष्ट्र, सिर्फ गुजरात डेवलप होके नहीं चलेगा ना, हमें हर स्टेट को डेवलप करना है. सो गाइस, ये जो डीपीआईआईटी है, इट्स स्पीयरहेड द डायनामिक रिफॉर्म एक्सरसाइज. रिफॉर्म यानी क्या होता है?
पूरी तरह चेंज करना। ये जो वर्ड है इसको हमने, ऐसा कोई हेडिंग नहीं है लेकिन हमने बनाया है। रिफॉर्म यानी क्या? चेंज करना। आप 10 तक पढ़ाई में, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप 10 तक पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे और अचानक से आप अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्सेज में आ गए हो, तो आपने क्या कर लिया? खुद का रिफॉर्म कर लिया, आपने खुद को पूरी तरह चेंज कर लिया। तो वैसे ही पूरी कंट्री को डेवलप होना है तो उसके स्टेट्स डेवलप होने चाहिए, उसके यूनियन टेरिटरीज डेवलप होनी चाहिए, और इसकी हम लोग स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रैंकिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेजिग्नेटेड रिफॉर्म पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स है वो डीपीआईआईटी डिसाइड करेगा और उस बेसिस पे चेक करेगी कि कौन सी स्टेट में कितना इजी है बिजनेस करना। ठीक है, सो गाइस, वर्ल्ड बैंक के कितने पैरामीटर्स है? कितने पैरामीटर्स है रैंक देने के लिए? 10। यही है वो पैरामीटर्स, हाँ यही है पैरामीटर्स जो डीपीआईआईटी भी यूज करेगा स्टेट को रैंक देने के लिए। देन द फोकस of reforms has been on streamlining the existing regulations and process and eliminating unnecessary requirements and procedures. गाइस क्या लगता है आपको, एक ही काम बार बार करने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? एक ही, ये फॉर्म फिल करके आओ, इसका साइन लेके आओ, ये बाबू का साइन लेके आओ, ये साहब का साइन लेके आओ, क्या आसान कर देना चाहिए बिजनेस की सारी रिक्वायरमेंट्स डेवलप करने की? क्या कहते हो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर लाना है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को एलिमिनेट कर दो। मुझे सीएसईटी कोर्स बहुत अच्छा लगता है, इनसे रजिस्ट्रेशन के वक्त ही एग्जाम के भी पैसे ले लेते हैं ये लोग, एम आई राइट? यानी पहले रजिस्ट्रेशन का फीस भरो, फिर एग्जाम फॉर्म का फीस भरो। यार स्टूडेंट, यार ये फीस खेले या पढ़ाई करे? क्या कहते हो? सीएसईटी बहुत बढ़िया लगता है मुझे, सीएसईटी बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज, कोई 2500 रुपीज, ऐसी कुछ नॉमिनल फीस है। इसी में आपका एग्जाम फी भी आ जाता है, इसी में आपका रजिस्ट्रेशन फी भी आ जाता है। अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, देन the action plan covers a number of reform areas like investment enablers, online single window system, land administration, transfer of land, construction permit, labor regulation enabler, environment registration enabler, inspection enabler, paying taxes and obtaining utility permits. तो एक्शन प्लान, ये जो चेंजेस इंडिया में लाए जा रहे हैं, ये जो चेंजेस इंडिया में लाए जा रहे हैं, इस चेंजेस में प्रोमिनेंटली क्या? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एनेबलर, यानी लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है किसी सेक्टर में तो पहले ये काम आसान कर दो। उसके बाद ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, क्या कहते हो? एक काम करने के लिए 4-4 ऑफिसेस में जाओ, सही है क्या? ये वो बंदा बिजनेस करे, और रजिस्ट्रेशन खेले, तो गाइस हर चीज एक ही ऑफिस से हो जानी चाहिए। इसको कहते हैं ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, वो भी जाना ना पड़े ऑफिस में, ऑनलाइन ही हो जाए। उसके बाद लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, इसके लिए भी बहुत दिक्कतें होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के परमिट्स, कंस्ट्रक्शन करना है तो इसके लिए हमें परमिशन दो, ये भी आसान हो जाना चाहिए। लेबर रेगुलेशन, काफी सारे लोग लेबर को तकलीफ देते हैं तो लेबर से रिलेटेड लॉज और बना दो। एनवायरमेंट रजिस्ट्रेशन एनेबलर, इंस्पेक्शन एनेबलर, टैक्स पेइंग और यूटिलिटी, बिजली पानी चाहिए तो उसके लिए भी सब काम आसान कर दो। एनेबलर यानी क्या? ऐसे ऑफिसेस जो आसानी से काम ये कर दे, एनेबलर द वन हु एनेबल्स, ऐसे ऑफिसेस जो आसानी से काम कर दे। हमें ऐसे लोग चाहिए क्या जो कल आना, परसों आना, 2 अगले महीने आना, ऐसे लोग चाहिए? या फिर आपका ये नॉमिनल फी है, आप इतना पे कर दीजिए और हम आपका ये काम कर देते हैं, ऐसे चाहिए? कौन सी चाहिए बोलो? जल्द से जल्द काम हो जाए, इसी को कहते हैं एनेबलर। Next, the Ministry of Labor and Employment has taken several initiatives towards simplification of labor laws for ease of doing business. Labor laws बहुत सारे होने चाहिए, 25-30 या 4-5 लेबर लॉज में सब समेट दो, क्या कहते हो? 4-5 लेबर लॉज में खत्म करो ना यार। अच्छा, पहले के जमाने में कितने लेबर लॉज थे? एनी गेसेस? 29 लेबर लॉज थे। कितने? 29। अब ये 29 लेबर लॉस को उन्होंने रफा दफा कर दिया और सिर्फ लेबर से रिलेटेड 4 कोड्स है, मैटर खत्म। देखो, द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 4, जैसा कि मैंने लिखा है यहां पे, इट हैज नोटिफाइड 4 लेबर कोड्स, नेमली
द कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020. बाय सिंप्लीफाइंग एंड अमालगमेटिंग, अमालगमेटिंग यानी समेटना, सिंप्लीफाइंग एंड अमालगमेटिंग कितने, amalgamating and rationalizing the relevant provisions of 29 central labor laws. तो गाइस पहले हमारे पास 29 ऑल ओवर इंडिया के 29 लेबर लॉस थे. इन सबको अमालगमेट किया यानी एक साथ लाया, रैशनलाइज किया यानी क्या, जो काम किया है वो रहने दिया, जो काम के नहीं है वो हटा दिया, रैशनलाइज किया. और अब हमारे पास कितने कोड है, ओनली 4. तो गाइस बिजनेस करने वाले के लिए भी आसान हो गया अगर 4 ही कोड है तो फॉलो करने के लिए. जैसे सीएससीईटी हमारे लिए आसान क्यों बन जाता है, 4 पेपर सिंपल, एक दिन में खत्म. क्या कहते हो, 4 सब्जेक्ट एक दिन में, काफी आसान है ये. नाउ through labor laws provisions has been made for one registration for an establishment instead of multiple registration, one license and one return in place, multiple licenses and returns. So guys, labor code provision has been made for one registration. एक बार registration कराओ यार, बार बार registration की जरूरत नहीं पड़े, एक ही license लगेगा और एक ही license और एक ही return. एक ही लाइसेंस देंगे, एक ही रिटर्न फाइल करेंगे गवर्नमेंट के साथ. अरे यार रिटर्न फाइल करना यानी इंफॉर्मेशन देना बार बार गवर्नमेंट को. तुमने सुना होगा ना रिटर्न, ये वर्ड सुना होगा तुमने, इनकम टैक्स के साथ. इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देना, तुमने कितने लेबर्स एम्प्लॉय किए, इसमें से कितने लोगों की कितनी सैलरी है. अरे यही सब इंफॉर्मेशन हम देते रह जाएंगे तो बिजनेस कब करेंगे. तो यार एक लाइसेंस, एक बार रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न फाइल करेंगे, सिंपल. श्रम सुविधा पोर्टल भी ओपन कर दिया है, प्रॉपर वेबसाइट ओपन कर दिया है. ठीक है, अगर चाहिए वेबसाइट, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं एक्चुअल वेबसाइट है, श्रम सुविधा .gov.in पे आपको यही दिखेगा सेम. श्रम सुविधा पोर्टल एसएसपी इज अ मेजर आईटी इनिशिएटिव towards ease of doing business and reducing the complexities in labor law compliance. तो गाइस जो भी आपको दिक्कत है तो श्रम सुविधा का पोर्टल ही ओपन करके दे दिया है. लॉ का कंप्लायंस ने फॉलो करना ये पोर्टल आसान कर देगा. डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. गेस करो क्या काम होगा इनका, गेस करो क्या काम होगा इनका, गेस करो. डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स क्या काम होगा इनका, लोगों को न्याय देने का काम है इनका. लॉ एंड जस्टिस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो गाइस एक बात सुनो, लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कोई ना कोई तो डिस्प्यूट आएगा ही. क्या कहते हो, व्हाट से, डिस्प्यूट होगा, लोगों में डिसएग्रीमेंट्स होंगे, फिर हो सकता है उनके बीच में गर्मा गर्मी हो जाए, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, हो सकता है सब लोग चाहेंगे कि अब हमें न्याय मिले, यार हमको न्याय चाहिए, ये लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं. सबको लगता है मेरे साथ जस्टिस हुआ है, नहीं, सबको लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है. तो अब अगर मुझे न्याय चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा, अगर मुझे न्याय चाहिए तो मैं कहां, कोर्ट. कौन सा कोर्ट है बाय द वे, ये है बॉम्बे हाई कोर्ट. तो दिस इज कोर्ट. तो कोर्ट जाने की प्रोसेस को कहते हैं लिटिगेशन. ये वर्ड अभी नहीं है इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो ये वर्ड आएगा आपको, लिटिगेशन. तो कोर्ट जाने की प्रोसेस को लिटिगेशन कहते हैं. ठीक है, कोर्ट जाने की प्रोसेस को लिटिगेशन कहते हैं. यह है सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट में या इंडिया की कोर्ट्स में कितने करोड़ केसेस पेंडिंग है पता है आपको, एनीवन, इंडिया के कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग. हाँ निखिल बोलो बेटा, नहीं पता, एक गैस, 10,000, 50,000, 5 लाख, कोई गैस. 5 to 10,000.
निखिल, इंडिया में 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। कितने? 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 19 जजेस हैं इंडिया में। तो गाइस, क्या दूसरे मेथड्स हमको ढूंढने पड़ेंगे न्याय के लिए? बोलो। चलो तो देखते हैं क्या किया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। आ जाओ। द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स हैव टेकन द फॉलोइंग मेजर्स फॉर टाइमली डिस्पोजल ऑफ कमर्शियल केसेस विच प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो गाइस, क्या किया इन्होंने? देखते हैं। द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 has been enacted to deal specifically with commercial disputes in India। यानी कमर्शियल डिस्प्यूट, मैंने नहीं, किसी ने किसी का खून कर दिया तो ये कमर्शियल डिस्प्यूट है क्या? बोलो। ये क्रिमिनल डिस्प्यूट है ना, ये क्रिमिनल इश्यू है। तो गाइस, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो उसको कहेंगे कमर्शियल डिस्प्यूट। तो गाइस, क्या किया इन्होंने 2018 में? It was amended in 2018। amended यानी चेंज होना। providing for constitution of commercial courts at district level and commercial division at all the high court। सारे हाई कोर्ट में कमर्शियल डिवीजन बना दिए और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स में कमर्शियल कोर्ट बना लिए। यानी नॉर्मल जजेस के पास कमर्शियल डिस्प्यूट्स जाएंगे ही नहीं। तो गाइस, कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए अलग कोर्ट्स ही बना दिए इन्होंने, हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, टू स्ट्रीमलाइन देयर फंक्शनिंग। स्ट्रीमलाइन है ना, सही कर देना। द पिक्यूनरी वैल्यू ऑफ कमर्शियल केसेस। ओ माय गॉड, ये नया वर्ड आ गया रे, डिफिकल्ट वर्ड पढ़ा रहे सीएसईटी के बच्चों को। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पिक्यूनरी? पिक्यूनरी यानी क्या? एनीवन? पिक्यूनरी पिक्यूनरी यानी मॉनिटरी। पिक्यूनरी यानी क्या? मॉनिटरी। तो कौन से कोर्ट में कौन से केसेस जाएंगे ये डिस्कस करना है हमें अभी। द पिक्यूनरी वैल्यू of commercial cases which can be entertained by commercial courts has been reduced to 3 lakhs from earlier 1 crore। यानी जो कमर्शियल कोर्ट्स में आपका जो मैटर है, ठीक है, वो पहले अगर 1 करोड़ का मैटर है तो ही कमर्शियल कोर्ट में जाता था, लेकिन अब 3 लाख तक के जो मैटर है, 3 लाख या उससे ऊपर के मैटर्स भी कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे। द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। गाइस, ध्यान से पढ़ो, किसी भी पॉइंट में डाउट है तो मुझे पूछो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो। कमर्शियल कोर्ट्स पहले भी थे, लेकिन कमर्शियल कोर्ट में जो मैटर था, अगर डिस्प्यूट है 1 करोड़ या उसके ज्यादा का, तो ही कमर्शियल कोर्ट में जाता था। बट अमेंडमेंट से ये वैल्यू कितनी कम कर दी है? 3 लाख या उससे ज्यादा के केसेस भी अब जाने लग गए। तो इससे क्या हो गया? नॉर्मल कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर कम हो गया और बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन जल्दी आएंगे क्योंकि उनके लिए डेडिकेटेड कोर्ट्स है। तो मुझे लगता है ये 3 लाख वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से कोर्ट्स होते हैं? कमर्शियल कोर्ट्स। और हाई कोर्ट में क्या होता है? कमर्शियल डिवीजन होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए। पिक्यूनरी यानी मतलब समझा? पिक्यूनरी यानी क्या? काफी जो लोग हैं बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी डैम्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहते हैं।
अब कोई बिल्डिंग या डैम बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसका वैल्यू भी, अमाउंट भी बड़ा होता है, उनके लिए अलग कोड्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर ने क्या किया, इन्होंने डेजिग्नेट किए नए स्पेशल कोड्स फॉर हियरिंग infrastructure project related disputes have been set up in 23 high courts along with special commercial benches in high courts for dealing with high value commercial disputes for above rupees 500 crores have been set up in 8 high courts। तो गाइस कमर्शियल डिस्प्यूट अगर रहा और अगर वो 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए स्पेशल कमर्शियल ब्रांचेस ओपन करिए इंडिया के 8 हाई कोर्ट्स में। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, यूपी, ऐसे एरियाज जहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, उनके लिए स्पेशल 8 हाई कोर्ट में स्पेशल कमर्शियल बेंचेस ओपन करिए और बाकी 23 हाई कोर्ट्स में डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स ओपन किए गए हैं। हमेशा कोशिश की जाएगी कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग डिस्प्यूट को अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मीडिएट करने की कोशिश करेंगे, लोगों पार्टीज के बीच में सुलह कराने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बाय वे ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिएशन एंड सेटलमेंट। मीडिएशन यानी जो बीच में जो पार्टी होती है वो दोनों पार्टीज को हेल्प करती है डिसीजन पे आने के लिए। मीडिएट करना, बीच का बंदा बन के हेल्प करना। It provides an opportunity to the parties to resolve commercial dispute outside the ambit of the court। कोर्ट में नहीं जाएंगे यार, कोर्ट जाने में बहुत टाइम और पैसा चला जाता है, सही बात है क्या? कोर्ट जाने में बहुत टाइम और बहुत पैसा चला जाता है, सही है क्या? ये बहुत बहुत समय चला जाता है। And at very outset which has reduced the clogging cases of commercial courts। So guys कोशिश करेंगे कि commercial courts पे भी ज्यादा स्ट्रेस ना आए। क्लॉगिंग यानी फंस जाना, तो ज्यादा केसेस कमर्शियल कोर्ट में भी हो गया तो उनके भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे हाल हो जाएंगे, इसलिए काफी सारे चीजें कोर्ट में जाए बगैर पहले ही सेटल हो जाए। हम लोग स्कूल में जाते थे, स्कूल में हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी किसी के साथ? निखिल, आदित्य, हुआ है क्या? तो क्या हम लोग घर पे जाने देते थे मैटर? बोलो, पेरेंट्स को बुलाओ, प्रिंसिपल के सामने, ऐसा मैटर आने देते थे? खुद ही सुलझ लेते थे, सेटल कर लेते थे मैटर? बोलो, वही है, बस वही है मीडिएशन एंड सेटलमेंट। Then the act mandates holding of case management hearing to complete the trial in a time bound manner। This has been institutionalized leading to speedier resolution of commercial cases। तो गाइस काफी बार असली कोर्ट में आने से पहले प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस हो जाती है जिससे कि स्पीडी रेजोल्यूशन हो जाता है कमर्शियल केसेस का। Commercial cases are now randomly and automatically assigned to judges using case information system। इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा, what is the full form of CIS? जैसे अगर डिस्प्यूट है निखिल और किसी एक्स पार्टी के बीच में और अगर मैं हूं जज, तो क्या मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निखिल जीते? बोलो बोलो बोलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा बंदा निखिल जीते। तो आजकल क्या होता है, तो इसलिए लोग अपने हिसाब से जजेस रख लेते हैं। अब जज कौन रहेगा कोई डिसाइड नहीं करेगा, इसके लिए हमारे पास क्या है? CIS, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम। केसेस आर नाउ रैंडमली एंड ऑटोमेटिकली असाइंड। जज को असाइन किया जाता है रैंडमली, इन विच टू कंप्लीट द ट्रायल, assigned to judges using case information system software, eliminating human intervention। This enhances judicial transparency to ensure compliance of 3 adjournment rule। A facility of color banding is CIS software has been created which provides information regarding the number of adjournment in case and facilitates speedy decision making। क्या करता है वो? कोई भी केस 3 बार एडजर्न होगी। एडजर्न यानी क्या होता है? एडजर्न सुना है क्या? द कोर्ट इज एडजर्न्ड, ऐसा सुना है क्या तुमने ये वर्ड? द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एडजर्न यानी पोस्टपोन कर देना। 3 बार पोस्टपोन होगी भाई साहब, 3 बार, उसके बाद पोस्टपोन नहीं होगी वो, उसके बाद तो आपको जजमेंट देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब होता है ना ऐसे? ओए तारीफ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। करेक्ट है ना?
सो गाइस कलर बैंडिंग कर देंगे, यानी भाई पहला बार एडजर्न किया, ओके, ऑरेंज बैंडिंग हो गई। दूसरी बार एडजर्न किया, ग्रीन बैंडिंग हो गई। तीसरी बार भी एडजर्न किया, अब रेड बैंडिंग हो गई। यानी अब 3 बार एडजर्न हो चुका है, अब चौथी बार एडजर्न नहीं होगा ये केस। चौथी बार क्या होगा बोलो? चौथी बार डिसीजन ही आ जाएगा, डिसीजन आना ही पड़ेगा चौथी बार। इससे क्या होगा? जल्दी केस सॉल्व होंगे। Electronic filing of commercial cases has been operationalized in most commercial courts to reduce time taken to file the cases. यानी आजकल जैसे इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है, आपको जाना नहीं पड़ता है, वैसे केस भी फाइल करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के खिलाफ एफआईआर भी फाइल करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, वैसे ही electronic service of summons to commercial cases has been operationalized in few commercial courts, which reduces the delay in sending summons to the parties. Summons यानी क्या? The word summons, summons यानी क्या? करेक्ट, किसी को बुलाना, इसको कहते हैं समन्स। ठीक है, आपको कोर्ट में जो हाजिरी मांगते हैं इसको समन्स कहते हैं। कैसे बुलाएंगे किसी को कोर्ट में? सर समन्स भेज के। Electronic case management tools ECMT for judges and advocates have been integrated into one single CIS software, which has enhanced judicial productivity and has made justice delivery system more accessible, reliable and transparent. यानी सब कुछ सिस्टम से होगा। इलेक्ट्रॉनिक ECMT, इलेक्ट्रॉनिक, ये भी हाईलाइट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स है। इसके हेल्प से कौन से जज के पास क्या केस है सबको दिखेगा, सबको सब कुछ दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आ गई सिस्टम में। डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द कमर्शियल कोर्ट्स। हर कोर्ट के लिए अपनी अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट्स भी ओपन कर दिए। The government has notified the Commercial Courts Rule 2018 for making available detailed data points on various aspects of commercial cases for effective monitoring of time taken in case of disposal of these courts. तो गाइस सारा आप डेटा बुलवाओगे कि भाई कौन से कोर्ट को कितना समय लग रहा है केस को डिस्पोज करने में। डिस्पोज करना यानी क्या? डिसीजन देना, जजमेंट देने के लिए कितना समय लग रहा है, इस पे भी मॉनिटर किया जाएगा। सो गाइस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, क्या इन्होंने अच्छा काम किया है? मेहनत की है काफी। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने काफी अच्छा काम किया है कि जल्द से जल्द केस को सॉल्व करे। डीपीआईआईटी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, states, union territories spearheads the exercise of reducing compliance burden for improving overall business regulatory environment in the country. Compliance, what do you mean by the word compliance? बताओ तो मुझे compliance है क्या? Compliance है रूल फॉलो करना। तो मुझे बताइए क्या हम लोग रूल फॉलो करेंगे या बिजनेस करेंगे? क्या लगता है आपको हमने क्या करना चाहिए? रूल फॉलो करना चाहिए या बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बिजनेस फॉलो करेंगे ना यार, हम लोग कहां कंप्लायंस खेले। तो गाइस लॉ का कंप्लायंस थोड़ा कम करना या उसका बर्डन कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाए सब कुछ। द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सरसाइज टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ease of doing business, ease of living and government to business and citizens interface hassle free, यानी बिना तकलीफ के सबको सब कुछ मिल जाए। The key area of exercises are, सबसे पहला रैशनलाइजेशन और ऑटो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स एंड परमिशन। सब कुछ आसान हो जाना चाहिए, सब कुछ लॉजिकल हो जाना चाहिए, और अगर लाइसेंस आपका का रिन्यू करना है तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, परमिशन भी आसानी से मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-5 साल लग रहे हैं परमिशन लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए 25-25 लाख रुपए लग रहे कोई लाइसेंस लेने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज रैशनल होनी चाहिए, रैशनलाइजेशन। उसके बाद रिस्क बेस्ड या थर्ड पार्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन, कौन से लोग कैसा काम कर रहे हैं क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए क्या? कोर्ट कैसा काम कर रहा है क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए, बिजनेस कैसा काम कर रहा है क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए, होना चाहिए। देन स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग, जो भी रिटर्न आप फाइल करोगे बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाना चाहिए। रैशनलाइज मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करोगे वो भी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, रैशनल, रैशनल यानी एकदम लॉजिकल, समझदारी से। मिनिमाइज द और एलिमिनेट डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स, हर चीज में आप ये डॉक्यूमेंट दिखाओ वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, कम कर दो ये भी। डिजिटाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैनुअल फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स, डिजिटाइज कर दो सारे, नहीं चाहिए हमें मैनुअल, हमें नहीं चाहिए मैनुअल फॉर्म्स और रिकॉर्ड, डिजिटाइज कर दो, सिंप्लीफाई कर दो उसको। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर टेक्निकल एंड प्रोसीजरल डिफॉल्ट, काफी बार
कुछ कंपनी से नॉन कंप्लायंस हो जाता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर नहीं करना चाहिए, उसको सिविल लॉ के अंदर कवर करना चाहिए। तो इसमें जो क्रिमिनल पेनल्टी मिलती है उसको डीक्रिमिनलाइज करना, यानी उसको नॉर्मल सिविल कोर्ट के अंदर ले आना। एंड रिपील एंड अमेंडमेंट ऑफ रिडंडेंट लॉज, जो भी रिपीटेटिव लॉज है वो रिपील कर देना। रिपील कर देना यानी पूरी तरह जड़ से उखाड़ देना, अमेंड कर देना यानी चेंज कर देना। रिडंडेंट लॉज, लेबर लॉज के पहले कितने लॉज थे जल्दी बताओ? करेक्ट, 29 से कितने पे आ गया अब वो? 4 पे आ गए। यही है, ये जो किया है यही है रिपील ऑफ रिडंडेंट लॉज। रिडंडेंट है ना डुप्लीकेटेड लॉज, एक ही लॉ बार बार, यहां भी वही लिखा है वहां भी वही लिखा है, तो यार इतनी इसकी जरूरत नहीं है। और जो छोटे बिजनेस है हमारे, उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री है, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटे बिजनेस के लिए जो मिनिस्ट्री है, has undertaken various steps towards improving the ease of doing business that include introduction of online registration, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा ये ऑनलाइन हो जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं इसको, और कोई फीस नहीं लगेगी। देखो कितना अच्छी चीज है, नए बिजनेस के पास तो वैसे भी पैसे नहीं होते, उद्यम रजिस्ट्रेशन कोई फीस नहीं लगेगी। ये है वो उनकी वेबसाइट, देख लो आप, है क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसका नाम चेक करो तो जरा, चेक इट आउट, देखो है उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in दिख रहा है? yes, पूरा जो भी हम पढ़ रहे हैं ना ये एकदम एकदम वैलिड है, एकदम सही, एकदम करेक्ट है, एकदम सच्चाई है इसमें। देन कंस्टिट्यूशन ऑफ रिव्यू कमिटी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, यानी जो भी हम पॉलिसी कर रहे हैं वो ऑन पेपर ना रह जाए, जैसे हम लोग पढ़ाई का प्लान बनाते हैं और मोस्टली ये सारे पढ़ाई के प्लान्स ऑन पेपर ही रह जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए रिव्यू कमिटी है जो चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। ओपनिंग ऑफ ग्रीवेंस सेल, काफी लोगों को कंप्लेंट होती है, ग्रीवेंस यानी कंप्लेंट, तो उनकी ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए एक सेल बनाएंगे हम लोग। ओपनिंग ऑफ ग्रीवेंस सेल टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ एमएसएमई एंड लॉन्च ऑफ एमएसएमई संबंध पोर्टल, यानी गाइस आसानी से लोग एक्सेस कर पाए इसके लिए एमएसएमई संबंध पोर्टल। आपकी शिकायत है ना, संबंध पोर्टल पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, हम इसके लिए देखते हैं क्या करना है। एंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ प्रोक्योरमेंट बाय सीपीएससीज एंड एमएसएमई। सीपीएससी एमएससी यानी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, और सीपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो गाइस इन सब के काम पे ध्यान देने के लिए रिव्यू कमिटी बनाई गई है। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? बिजनेस एनवायरनमेंट। Okay, so guys, we have covered a fair bit of ground under this chapter, business environment. Yes, sir. All right, guys. So business environment के अंदर let's solve. अब इतनी मेहनत से हमने पढ़ाई करी है, तो let's solve some important MCQs of this very chapter. So guys, are we ready? Okay. So guys, the very first question. The World Bank released the DBR, Doing Business Report 2020, on which date? 24. Correct, guys. 24th October 2019. याद रखने वाला क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट, the DBR is an assessment of dash and covers 10 indicators which span the, correct. कौन सिखा रहा है आपको यार ये सब, एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हो। अच्छा 10 इंडिकेटर्स है ना, जिसमें से इंडिया ने कितने जगह प्रोग्रेस किया है? 7. करेक्ट। नेक्स्ट, इन द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 14th पोजीशन टू बी प्लेस्ड एट 63rd रैंक। परफेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल जाएगा आपको। Who gave the following definition? Business environment is the aggregate of all condition, events and influence that surrounds and affect it. Keith Davis. Correct. Keith Davis is the answer. ये भी next question भी थोड़ा difficult जाएगा. According to Ease of Doing Business Index by DPI IIT for the states, what is the rank of India with reference to starting a business? 136.
करेक्ट, द आंसर इज 136। दुबे जी बहुत आंसर दे रहे हो आप। मुझे बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग कितने से पॉजिटिव हुई है? अभी के लिए मतलब 63 तक। जल्दी बोलो। 40। जी नहीं, एक रैंक से हमारी, ठीक है, बिजनेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस दिख रहा है, स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस में हमारी रैंकिंग 136 है, तो जो पिछले बार था हमारा 137 रैंक था, तो एक रैंक से पॉजिटिव है। ये सबसे बुरा इंप्रूवमेंट है ना, सबसे बुरा इंप्रूवमेंट। तो गाइस बस वो जो शीट है जो हमने थोड़ी देर पहले टेबल देखा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, आसानी से आराम से देखो। During recession, the consumer tend to spend less on luxury items. This phenomena is related to which of the following business environment? Audi नहीं खरीदेंगे हम लोग। सोशल इकोनॉमिक। Correct. The answer is economic environment. मुश्किल है थोड़ा, ये भी देख लो। A fashion designer's business may suffer if it does not change with the changing textile fashion. This development will be covered under which of the following factors? बोलो निखिल, अब तुम ही बचे हो। सोशल। द आंसर इज सोशल। हम फैशन है ना, सोशल फैशन है ना, सोसाइटी का एजेंडा है वो। हमको क्या पसंद है वो मायने नहीं रखता, सोसाइटी को क्या पसंद है ये चलता है, ये फैशन में ये पहनेंगे, ऐसा होता है। Who gave this definition? The environment of the company is the pattern of all external influence that affects its life and development. मुश्किल है, एंड्रूज ने दिया डेफिनेशन। Business environment includes dash forces such as investor, customers, competitors and suppliers. तो मैंने आपको कौन से फोर्सेस सिखाए? सर आपने दो ही सिखाए, जनरल और स्पेसिफिक। तो मुझे बताइए, इन्वेस्टर, कस्टमर, कंप्यूटर, सप्लायर, ये जनरल में आते हैं स्पेसिफिक में आते हैं? जल्दी। द आंसर इज स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक इज द आंसर। क्या मैंने स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस सिखाया आपको? देखो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इसको मैंने डिटेल में आपको बताया था कि investors, customers, competitors and suppliers are specific forces. Non-human forces like social, legal, technological, political are general forces. Do you remember ये? Do you remember हमने डिटेल में पढ़ा है, ऐसा याद है कुछ? और कहा भी था इस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली, दीज आर करेक्ट। वेरी गुड आराधना, जनरल। थोड़ा मुश्किल है ये, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, आराम से पढ़ना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन बी। वेरी गुड निखिल, द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑल्दो इट इज वेरी इजी टू स्कैन, स्कैन करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये चेंजेस बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इंडिया इज द फर्स्ट इन द डैश एशियन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप इंप्रूवर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए। द आंसर इज ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडिया। थोड़ी है, इंडिया को कहां प्रमोट करता है कोई? Industry and internal trade, that's that. So guys, those were all the important MCQs of business environment, and we are done with the very first chapter of business environment का syllabus 25 marks का, जिसमें हमको सिर्फ 3 chapters करने हैं। Next chapter that will start is entrepreneurship. Alright guys, कोई डाउट किसी को? बिजनेस एनवायरनमेंट में से 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आएंगे। प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसमें हमें एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होने देना है, और हमने हर एक लाइन पढ़ी, इसमें से पूरी मेहनत की, रादर लर्न भी कर दिया आधा आधा मैटर। तो क्या कहते हो?
ओके गाइस, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमने सारे एमसीक्यूज करने हैं, याद रहेगा ये। ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, घर से एग्जाम होगी आपकी, तो आपको लैपटॉप के साथ और अच्छे इंटरनेट के साथ रेडी रहना है, और उस रूम में जहां पे आप एग्जाम दोगे वहां कोई नहीं रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान देंगे। मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उसमें से आपको काफी हेल्प हो जाएगी, तो आपको एग्जाम में चीटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम इन जनरली भी चीटिंग करना नहीं चाहिए हमने। ऑलराइट गाइस, सो गाइस दैट्स इट, दिस इज पवन गांवकर साइनिंग ऑफ। आपके कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। या जी बोलिए ना, बोलिए ना। वो यूजर नेम और पासवर्ड इंपॉर्टेंट है हाँ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है आपका। सर। आप अभी तक मेल नहीं आया। आएगा आएगा आपका, जब एग्जाम होगा उसके पहले मॉक टेस्ट भी होगा आपका, सो यू डोंट वरी। आपके एग्जाम के मेन एग्जाम के 4 दिन पहले मॉक टेस्ट भी होता है, तब आपको हर चीज मिल जाएगी बाय दैट टाइम, डोंट वरी। और कोई डाउट्स निखिल? सर्वर क्रैश हो गया बीच में तो आपको, अगर सर्वर क्रैश हो गया और आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे री एग्जाम का भी चांस मिलता है। और वो जो मॉक टेस्ट होती है, नेटवर्क इशू हुआ अगर हम लोग के साइड से। नहीं, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। इसलिए आपको मोबाइल फोन से कनेक्ट नहीं करना है, आपको ब्रॉडबैंड से ही कनेक्ट करना है, अच्छे वाईफाई से ही कनेक्ट करना है, एंड मेक श्योर कि आप जहां भी बैठे हो वहां बिजली ना जाए, और आप नेट कैफे में भी नहीं जा सकते, आपको एक रूम के अंदर रहना पड़ेगा जहां कोई नहीं है, जहां कोई शोर भी नहीं है। ओके, और कुछ? Alright guys, thank you so much. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys. This is Mongoga signing off.